दोस्तों नमस्कार। मैं आपके बीच वापस हाजिर हो गया हूं और अब आज का जो विषय है वो खेती में किस तरीके से अपन आमदनी अधिक कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। गत वर्षों से किसान भाइयों जो खेती कर रहे हैं वो परंपरागत खेती करते आ रहे हैं। परंपरागत खेती में किसानों को सामान्य लाभ होता है, लेकिन आज के आर्थिक युग में पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि वो अपने बुजुर्गों के द्वारा सिखाई गई खेती से अलग हटकर कुछ करें जिससे उनकी खेतों में आमदनी बढ़े। खेती तो वो करते ही करते हैं, उसके साथ में बहुत सारे आयाम भी करें, बहुत सारे तौर तरीके आ चुके हैं जो अपनाएं। मैं आज उनमें से एक तरीका आपको बताने जा रहा हूँ कि शेखावटी क्षेत्र में हो या भारतवर्ष में किसी भी क्षेत्र में हो, किसान उद्यानिकी की फसलों के ऊपर भी ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि आज की जनता है वो खाद्यान्न के साथ साथ में फल फ्रूट भी खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों की सेहत के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी उद्यानिकी फल फ्रूट वाली फसल पौधे आप लगाएं उससे पहले कुछ सावधानियाँ हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ तरीके हैं, उन्हें आप अपनाएं। सबसे पहले तो आप अपने खेत में लगाए जाने वाले पौधे का चयन करें। पौधे का चयन मतलब आपके स्थानीय क्षेत्र में जो भी फसलें हो रही हैं उन फसलों में सबसे अच्छा उत्पादन किस फसल का हो रहा है। जैसे अगर मैं शेखावटी की बात करूं तो यहाँ पे अनार, मौसमी, किन्नू, माल्टा और इसके साथ में बेल पत्तर है, अमरूद और थाई एप्पल, बेर की जो वेराइटी है, थाई एप्पल है, गोड़ा सेव है, सामान्य बेर हैं, उनकी खेती आप कर सकते हैं। सदाबहार चलने वाले जो पौधे हैं जैसे नींबू की रिक्वायरमेंट होती है और नींबू में भी कई प्रकार की वैरायटी होती है, देसी वैरायटी है, कागजी वैरायटी है, आप उनको लगा सकते हैं। और अच्छे पौधे का चुनाव करें। जब भी आप किसी नर्सरी से पौधा खरीदते हैं तो सबसे पहले वाली ध्यान में रखने वाली जो बातें होती हैं वो ये है कि पौधा जब भी आप खरीद के लाएं तो नर्सरी वाले से ये एक बात ज़रूर पूछें कि जो पौधा नर्वस होगा, उदासीनता रहेगा, जिस पौधे में उगने का भाव नहीं है, वो कैसे पता करेंगे? वो पता करने का तरीका ये है कि जैसे आपने पौधा खरीदा है तो सभी पौधों पे अच्छी तरीके से थैली पे पानी डालें या उन थैली को किसी पानी वाले टब में 5 से 10 मिनट डुबो के बाहर निकालें और उनको 5 से 7 दिन के लिए बाहर छोड़ दें, चाहे वो धूप में हो या छाया में हो। उन पौधों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे पौधे हैं जो नर्वस अवस्था में रहेंगे, जिसमें किसी प्रकार की कोई चहचाती चमक नहीं रहेगी। बाकी पौधे जिनमें चमक रहेगी, जिनका पत्ता चमकीला रहेगा, ग्रोथ के मूड में रहेंगे, उन पौधों को आप अलग निकाल लें। अब इसके बाद में आपको भूमि की तैयारी करनी है। भूमि में क्या तैयारी करनी है कि जैसे अगर आप अनार लगा रहे हैं या मौसमी लगा रहे हैं तो आप जो उसके बीच की जो डिस्टेंस है, इस 12 से 13 फीट का जो डिस्टेंस है वो रखा जाता है और लाइन टू लाइन का डिस्टेंस है वो 16 फीट का डिस्टेंस रखा जाता है। तो ये पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप पौधे के अनुसार निर्धारित करें। निर्धारित करने के बाद में आप उन पे पौधे लगाने के ठीक 1 से 1.5 महीने पहले गड्ढे बनाएं। गड्ढे बनाने के बाद में गड्ढे से निकली हुई माटी को अलग रख दें और उस गड्ढों में, क्योंकि अपने आमजन जो तरीका है उसमें क्या होता है कि तुरंत गड्ढा खोदा जाता है, उसमें पौधा लगाया जाता है, तो उसमें कुछ पौधे लग जाते हैं, बहुत सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। मतलब 70% पौधे नष्ट होने की शंका में रहते हैं और होते भी हैं। तो इस चीज़ को आप बरकरार सही रखने के लिए जो गड्ढा बनाते हैं वो मशीन के द्वारा भी बनाए जाने लगे हैं और मैनुअली भी बनाते हैं। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मशीन से गड्ढे बनवाएं, क्योंकि वो सस्ते रहेंगे। उसके बाद उन गड्ढों को
पानी में भर दें। पानी में भरने के बाद उसके अंदर, क्योंकि सॉइल में फंगस और वायरल जन्मजात है, इसलिए फंगस को ख़त्म करना ज़रूरी है। फंगस के लिए जो प्रयोग में आप लाना चाहेंगे वो आप ट्राइकोडर्मा पाउडर, जो ट्राइकोडर्मा वीडी के रूप में आता है, वो आप उसमें मिला सकते हैं प्रति गड्ढे में 20 से 30 ग्राम। या आप नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का रेपअप है और बायो 95 है, उन दोनों चीज़ को उस पानी के घोल में मिश्रण कर दें। और उस गड्ढों में ये ध्यान रहे कि 4 से 6 दिन तक उन गड्ढों के अंदर नमी बनी रहे। नमी बनने से का कारण ये है कि कोई भी किसी भी प्रकार की फंगस होती है वो उसको एक्टिवेशन स्टार्ट होने में 4 से 6 दिन लग जाते हैं। जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो हानिकारक फंगस को वो ख़त्म कर देती है, भोजन के रूप में खा लेती है। तो आपकी फंगस से संबंधित चीज़ें ख़त्म हो गई और आपका वो गड्ढा फ्री फेयर हो गया। अब उस गड्ढे में आपको जो अप्लाई करना है उसके अंदर मुख्यतः अपन बुजुर्गों के टाइम से जो खेती कर रहे हैं उसकी जो 6 इंच की जो मिट्टी है वो फर्टाइल मिट्टी होती है। तो गड्ढे से निकली हुई मिट्टी को आधा मिट्टी यूज करना है, आधे मिट्टी को आप उसकी जो ज़मीन में 6 इंच की मिट्टी है उस मिट्टी का प्रयोग करेंगे। इसके साथ में आप उसके अंदर जो खाद का प्रयोग करेंगे उस खाद को इनरीच करें। इनरीच मीन्स ये है कि आपकी पौधे को जाने वाले 17 प्रकार की जो तत्व हैं उस तत्व को आप किस रूप में देना चाहते हैं। जैसे मैं बात करूं, फास्फोरस सोल्यूबलाइजर बैक्टीरिया है, पोटेशियम सोल्यूबलाइजर बैक्टीरिया है, आपका राइजोबियम है, जेक्टोबैक्टर है, माइकोराइजा है, पी स्यूडोमोनास है। ये आपके जो बायो कल्चर के घटक हैं ये भी आपको प्रति पौधा 20 से 30 ग्राम देना चाहिए। नंबर दूसरी बात, उसके अंदर जिप्सम का प्रयोग करें। प्रति पौधे में जिप्सम का जो प्रयोग है वो 200 से 300 ग्राम करें। और रॉक फास्फेट भी अगर मिलता है तो प्रति पौधे में 50 ग्राम रॉक फास्फेट का प्रयोग करें। और अगर आपको लकड़ी की जो राख होती है, कोयले का डस्ट है, वो भी 20 से 30 ग्राम वो डस्ट का प्रयोग करें। ये चाहें तो आप इसका मिश्रण बाहर तैयार कर सकते हैं, आपके साधारण गोबर से में मिलाकर इसको तैयार कर सकते हैं। और उस गोबर को तैयार करने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम देना चाहिए। ये सारा चीज़ सामान्य गोबर में, अगर मैं बात करूं कि 100 किलो गोबर है तो 100 किलो गोबर में आप ये जितने भी बायो कल्चर है उसको 100-100 ग्राम डालें। और जितने आपका जिप्सम है वो कम से कम आप 100 किलो में 10 किलो जिप्सम डालें और 2 किलो उसमें रॉक फास्फेट का प्रयोग करें। आधा किलो उसके अंदर ये राख है और कोयले का डस्ट है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में वायरल के द्वारा वो पौधा इन्फेक्टेड होता है तो वायरस को कंट्रोल करने के लिए नेटसर्फ कम्युनिकेशन का जो इंटैक्ट जो इनपुट है उसका आप प्रति पौधा 5 ml में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से पौधे लगाने से पहले ये चीज़ें आप प्रयोग मिश्रण तैयार कर लें और ठीक जब 1 से 1.25 महीना हो जाता है तो आप पौधे को लगाएं। पौधे जो आपने सिलेक्शन करके लाए हैं उन पौधों में जो सुस्त पौधे हैं वो आप नर्सरी जहाँ से भी लेके आए हैं उनसे आप चेंज करवा लें। बाकी पौधे को आप क्या करेंगे कि उसकी बाहर की जो थैली का आवरण है वो हटा देंगे और उसके बाद जो मिट्टी उस पर लगी है उसको, उस मिट्टी को चारों तरफ को इतना हटाएं कि उसमें पौधे की जड़ें नज़र आने लग जाएंगी। होता क्या है कि अधिकांशतः पौधे थैली सहित लगा दिए जाते हैं, नीचे से अलग थैली को फाड़कर या उस थैली को हटा के लगा दिए जाते हैं तो वो नसें जल्दी से ग्रो नहीं कर पाती हैं, पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो जैसे ही वो जड़ें दिखने लग जाती हैं उन जड़ों को आप उस गड्ढे में मिडल सेंटर पर लगा के पूरा मिश्रण डालने के बाद उसको मिडल सेंटर में लगा के ऊपर से एयर टाइट करें। होता क्या है कि पौधे को एयर टाइट नहीं किया जाता है तो पौधे को ऊपर से जो सांस मिलती है तो पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता, जड़ उसकी नीचे की तरफ नहीं जाती। पौधे की नीचे की तरफ जड़ जितनी सर्वाइव होंगी पौधा उतना ही मजबूती के साथ में बढ़ेगा। तो पौधे को लगाने के बाद में जब जड़ें दिख रही हैं सेंटर में आप डालें और जो ऊपर की जो टॉप मिट्टी है उसको बिल्कुल पैरों के द्वारा दबा के एयर टाइट कर दें। एयर टाइट करने के बाद में उसमें पानी डालें। पानी डालने के बाद में वो पौधा सर्वाइव होता रहेगा। तो ये जो पौधे लगाने की समझ है इसके अनुसार जो पौधा सही तरीके से जो लगता है वो
1 अप्रैल से लेकर आप कभी भी लगा सकते हैं। जहां अधिक गर्मी पड़ती है वहां पहली बारिश जब हो जाती है, पहली बारिश से मिट्टी का जो तापमान है वो निकल जाता है, उसके बाद आप पौधे को लगा सकते हैं। पौधे को लगाने के बाद में ये ध्यान रहे कि अगर ग्राफ्टेड पौधा है तो उस पर जो ग्राफ्टेड के नीचे से जो टहनी उगकर आती है उस टहनी को आप बराबर प्रॉपर तरीके से तोड़ते रहें, क्योंकि अगर वो विदाउट ग्राफ्टेड आ जाएगा तो आपके पास क्वालिटी नहीं आएगी। तो इस हिसाब से आप जो ग्राफ्टेड वाला वो आपको करते रहना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि समय समय पर पानी देना है, समय समय पर दवाई देनी है। उसके लिए मैं आपको पार्ट 2 में ये चीज़ें लेके आऊँगा कि उसको किस हिसाब से आपको करना है। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे ऑल सॉल्यूशन इन ऑर्गेनिक विद सैनी यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन की घंटी आप दबा सकते हैं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।